नमस्कार। प्रणाम। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। मैं किसान हूँ, इस देश का किसान, पढ़ा लिखा किसान, मतलब शिक्षित किसान। मुझे अभिमान है कि मैं इस देश में पैदा हुआ, इस गांव में पैदा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि मैं गूंगा हूं तो बोल कैसे रहा हूं। आइए बताता हूं। आइए। बताता हूं, सब बताता हूं। मैं जन्म से गूंगा नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे चुप रहना सिखाया है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें सिखाया था ना। क्योंकि हमारी परंपरा में हमें ये सिखाया जाता है ना, देखो, सोचो और फिर जो समझ में आए वो करो। चाहे जितनी बड़ी आपदा आ जाए, राम जी की मर्जी समझ के भूल जाओ, चुप रहो। बाढ़ आ जाए, सूखा पड़े, अकाल हो जाए, लेकिन अपनी जड़ें कभी मत छोड़ो। ये जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी माँ है। ये आसमां तुम्हारा बाप है। इन्होंने ही तुम्हें साथ संभाल कर इतना बड़ा किया है, और यही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। इसलिए बस चुप रहो। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग संकट में हैं। और आप लोग संकट में इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे संकट में डाला है। आपकी इस शिक्षा ने हमें संकट में डाला है। किसी भी कारण से, कोई जरूरी न होने के बावजूद भी आपने वो शिक्षा प्राप्त की जिसकी न सच में आपको जरूरत थी न मुझे। और फिर पैसों की लालच में उसी शिक्षा को आप ढो रहे हैं। और उन्हीं पैसों की लालच ने मुझे भी इसमें फंसाया है। आप ये फांसी का फंदा देख रहे हैं? ये उस रस्सी का बना है जिससे हमारे गाय बैल बनते हैं। हल बक्कर की जोत भी इसी से बांधी जाती है। गर्मी में पानी अगर कुएं में नीचे उतर गया तो भी डोल निकालने यही रस्सी काम आती है। गुस्सेल गाय के दोनों पैर बांधने भी यही रस्सी काम आती थी। इससे मोड़ से सिंचाई इसी रस्सी से तो होती थी। सन, जूट, अंबाड़ी और नारियल से हम लोग यहीं बैठे बैठे ये रस्सी बना लेते थे। इसे बनाने के लिए हमें कभी किसी कारखाने की जरूरत नहीं पड़ी, और न ही इस रस्सी ने कभी किसी का गला घोटा। लेकिन पिछले कई सालों से कुछ गलत नीतियों के कारण हमारे देश के 3 लाख से ज्यादा किसान इस रस्सी को गले में डालकर झाड़ पर फांसी पे झूल गए। हमारे पशुओं के लिए हर गांव में चरणे हुआ करती थी, तालाब हुआ करते थे। आम, बैर, जामुन, करौंदे, अमरूद, शहतूत, खिरनी, नींबू, कितने पेड़ों के नाम गिनाओ। हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। 2 जून की रोटी तो हम निकाल ही लेते थे। अगर फसल कमजोर हुई तो फलों से काम चला लेते थे। घास फूस की रोटी और साग सब्जी, ये काफी था हमारे लिए। हमने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी भीख नहीं मांगी। कर्ज में जिए हैं, कर्ज में मरे भी हैं, लेकिन ये फांसी का फंदा कभी भी गले से नहीं लगाया। अंग्रेजों के आने के 2000 साल पहले तक यदि अकाल गांव में पड़ता भी था
तो गांव वाले हमको संभाल लेते थे। अंग्रेजों के 110 साल के राज में हमारे देश ने 32 अकाल झेले हैं। उनके राज में लगान ही इतना भारी होता था कि हमारे परिवार को घर चलाने में साल भर का अनाज भी नहीं बचता था। उन्होंने हमारा नमक भी छीन लिया था। लाखों लोग नमक का कर देते देते और नमक के अभाव में काल के मुंह में समा गए। जय हो गांधी बाबा की, जो उन्होंने नमक पर लगा कर माफ करवाया। खैर, एक बात बताइए, हम कब आए थे आपके पास खाद मांगने? खाद तो गोबर के घूड़े में पकता है। हमारे शरीर के मल में भी वो जीवाणु रहते हैं जो घूड़े को खाद बना देते हैं। इसलिए झाड़ू को और गोबर को हम लक्ष्मी कहते हैं और दिवाली पर उसकी पूजा होती है। पकती फसल में से हम कुछ बीज चुनकर रख लेते थे और जब जब फसल में घर में आती थी तो उन बीजों को किसी एक थाली में हम बोकर ये देखते थे कि उन बीजों की उगने की ताकत क्या है। और यदि बीज बड़े अच्छे ढंग से उग कर आए हैं तो फिर उन बीजों की हम पूजा करते थे। ऐसा तो गांव में ही हम जीवन उपयोगी चीजें बना लिया करते थे। मोटे सूत का कपास हम बोते थे। गांव गांव में चरखे चलते थे। गांव में ही करघे चलते। रंगारी गांव में ही कपड़ा रंग लेते। हर गांव में बैलों से चलने वाली तेल की घानियां हुआ करती थी। मूंगफली, तिल, सरसों का तेल हम गांव में ही निकाल लेते थे। फिर उसकी खली जानवरों को खिलाते थे। कपास या खली बिनोले जानवरों को खिलाकर बढ़िया दूध गांव में ही निकाल लिया जाता था। लेकिन यह दूध हम कभी बेचते नहीं थे। उस समय यदि गांव में गाय या बैल मर जाता तो उसे ठिकाने लगाने 10 जाति के लोग आ जाते थे। फिर गाय या बैल का चमड़ा, खूर, सींग, इनसे कंघे कंघियां बनती। खूर खाने के काम आ जाते, मांस पक्षी खा जाते और हड्डियां उनकी खाद बन जाती। नहीं मांगे थे, नहीं मांगे थे हमने आपसे विदेशी नस्लों के सांड और गाय। नहीं, नहीं मांगे थे हमने ट्रैक्टर। लेकिन हुआ क्या कि ये ट्रैक्टर खेतों में आ गए। हमसे बागड़ तुड़वा दी गई, झाड़ जंकार सारे खत्म कर दिए गए। वो बागड़ जिसकी मेड़ से हम हल्दी, बैर, करौंदा, सुरजना, पपीता, केला, अरंडी लेते थे, जो गर्मी में भी फसलों को नमी देते थे। लेकिन अब हमने ये सिंचाई किए हुए खेत सूरज भगवान को दे दिए हैं पानी उड़ाने के लिए। आप अब चाहे जितने बांध बांध लीजिए, खेत में नमी नहीं टिकने की। हम खेतों में 8-10 फसलें एक साथ लेते थे। ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहनी फसलें, कोटो, कुटकी, अलसी, राम तिल, कपास, जूट, हर मौसम में कम पानी वाली फसलें। ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन रासायनिक खेती सिखाने आया एक अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि यही सही खेती है। फिर उसने 30 साल तक भारतीय खेती का अध्ययन किया और बाद में दुनिया वालों को बताया कि जाओ, भारत जाओ और वहां के अनपढ़ किसान किस प्रकार से खेती करते हैं वो सीखो।
एक दूसरा अमेरिका का वैज्ञानिक जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, उसने मूंगफली से दूध, मक्खन, पेंट, वार्निश बनाना सिखाया, किसानों को उद्योगों से जोड़ा। भारत के ही एक उद्योगपति थे, उन्होंने पानी पंचायत से गांव में समानता की राह दिखाई, विनोबा जी के भूदान की तरह। कोल्हापुर के दाभोलकर जी ने सूरज की रोशनी से भारत में अंकुर क्रांति कर दी। यह सब इसलिए कि ऊर्जा की बचत हो, गांव टूटे नहीं, गांव का किसान गांव में ही रहे। लेकिन शहरी हवाओं ने गांव को तोड़ा। भीड़भाड़ वाले रास्तों पर, शहरों के भीड़भाड़ वाले रास्तों पर हम किसानों को धकेला। जो बच्चे खेती में हम लोग के साथ काम किया करते थे, हमारे बच्चे, उनको गलत रास्ते के ऊपर ले गए। हमने गांवों के मजदूरों को ज्यादा पैसे के लालच में कारखानों में जोत दिया। जो आटा दाल वो खेत में पैदा कर लेते थे, अब वही आटा दाल शहरों में खरीदने के लिए मजबूर हो गए। आप लोग शायद भूल गए हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश की तिजोरी में जो पैसा आता था, उसमें का 100 में से 60 पैसा गांवों से आता था, खेतों से आता था। उसी के बल पर ये भीमकाय उद्योग देश में लगाए गए हैं। शहरों की बसावट की, पानी बर्बाद हुआ, उसमें ऊर्जा बर्बाद हुई। जो हमारा मूलधन था उसे ही खाना शुरू कर दिया है? क्या हम इसे विकास कह सकते हैं? हम तो देसी खाद से फसल बोते थे। जड़ें जमीन के नीचे जीवाणुओं का खाना होता था, पत्ते और तना पशुओं का, फूल मधुमक्खियों और तितलियों का भोजन, दाने पक्षियों के, और सूफी संतों को देने के बाद बचा हुआ हमारा। ये थी हमारी पारंपरिक खेती, सबको साथ ले चलने वाली। उस समय तुअर की संटियां, बांस, बल्लियां, गारा और कवेलू से हम लोग गांव में मकान बनाते थे। न सीमेंट, न लोहा, न जंगलों से काटी गई लकड़ियां। हमारी बहुफसली खेती सीखने जैसे एक अंग्रेज आया था, उसी देश के दूसरे अंग्रेज ने गारा मिट्टी की इमारतें हमारे देश में बनाकर सबको बता दिया कि यही रहने लायक वास्तु है। खैर, जमाना बदल रहा है। विदेशों में शहर ज्यादा है और गांव कम है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ 6 लाख गांव है तो 2000 शहर। नए जमाने के हिसाब से शहरों की बसावट होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, लेकिन शहरों की वो बसावट किस कीमत पर? खेती की जमीन की कीमत पर? क्या ठीक है? विदेशों में शहरों के लिए खेती की जा रही है, वहां के उद्योगों के लिए खेती की जा रही है। हम यहां क्या कर रहे हैं? शहरों को बसाने के लिए, उद्योगों को लाने के लिए हम खेती को बर्बाद कर रहे हैं, बिजली को बर्बाद कर रहे हैं, उस जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। गांव के लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उधर की तरफ मोड़ रहे हैं। क्या इससे हम विकास कह पाएंगे? आप लोगों को पता नहीं है, ये विदेशी बीज वाले देशी बीजों को इकट्ठा कर जला रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर हम विदेशी बीजों के लिए उन पर निर्भर हो जाए। कम से कम ये तो हमारी स्वदेशी भावना नहीं हो सकती।
अरे जिन अंग्रेजों से, जिन विदेशियों से शहीद भगत सिंह से लेकर गांधी जी ने इस देश को छुड़ाया है, क्या हम ये पूरा का पूरा देश वापस से उन विदेशी लोगों के हाथों में सौंप दें? हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलाओ डुबाओ हमारे खेत, हमारे सपने, झुलसाओ हमारे गीत इस तेजाब से। अपनी टेक्नोलॉजी के धमाकों से मारे गए लाखों देशवासियों की लाशें ढक दो लकड़ी के बुरादों से। जो भी देसी है, जंगली है, मुक्त है, नष्ट कर दो उसे। ध्वस्त करो हमारी घास, हमारी मिट्टी। मिटा दो जड़ तक मैदान, खेत और खलियान, और हरे भरे वो गांव जो बसाए थे पुरखों ने। हर दरख्त, हर दरो दीवार, हर किताब, कानून संभाव और संवेद स्वर। जमींदोज करो झाड़ियां, उखाड़ो सभी को अपनी राजाज्ञा से। हमारा भूत, हमारा भविष्य काल निवस्त्र करो, करो हमारे जंगल और जमीन, ताकि किसी कीट, पक्षी और शब्दों को छुपने की जगह ही न मिले। और भी करो सब कुछ, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं तुम्हारे इन अत्याचारों से, और निराश भी नहीं हूं, क्योंकि छुपा रखा है मैंने एक बीज, एक जीवित सूक्ष्म बीज। ये मेरा है, मेरा अपना, मेरे इस गांव का, मेरे इस खेत का बीज। इसे मैं बोऊंगा मेरी इस धरा में। जमीन के ऊपर कुछ भी निर्माण होता रहे, जमीन के ऊपर कुछ भी निर्माण होता रहे, लेकिन जमीन के भीतर से तो ये मेरा बीज ही निर्माण करेगा फिर से नया।